पाकिस्तान में जब भी बड़े बड़े सैलाब आते हैं तो वो ना सिर्फ घरों और फसलों को मुतासिर करते हैं, बल्कि उसके दौरान और उसके बाद ऐसी बीमारियां फैलने का खदशा होता है जिनका बर वक्त अगर इलाज ना किया जाए तो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद सुहेब और आज मैं आपको ऐसी 5 बीमारियों के बारे में बताऊंगा जिनका सैलाब के दौरान या सैलाब के बाद फैलने का खदशा है। हमारा ये चैनल डॉक्टर सैयद सुहेब के नाम से हर प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा, सैलाब से जो सबसे ज़्यादा बीमारी होने का खदशा होता है वो सांप के काटने के बाद की जो बीमारी होती है उसका खदशा होता है। अब होता ही है कि जब भी सैलाब आता है तो अपने साथ बहुत ज़्यादा कीड़े, जानवर और सांप को बहा ले जाता है। उसमें अक्सर जो लोग पानी के अंदर चल रहे होते हैं उनको पता नहीं होता, उन्होंने बड़े बड़े जूते उस तरह के नहीं पहने होते जो सांप से बचाएं आपको, तो उसमें जब भी सांप काट लेता है तो उससे बड़ी बीमारियाँ होने का खदशा होता है। अच्छा, सांप मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं तो उसकी बीमारियां भी मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन कॉमनली जो असरात देखने में आए हैं वो ये होता है कि जब भी सांप काटता है उसकी क्या असरात हो सकते हैं कि सबसे पहले खून बहना शुरू हो सकता है, उस जगह पे सोजन हो सकती है या वो जगह काली होना शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ सांप इतने जहरीले होते हैं कि उनकी जहर की वजह से आसाब पे असर होता है। उसकी वजह से ये होता है कि जो भी चीज़ें हमारे आसाब के ज़रिए होती हैं, जैसे हमारी पलकें हैं, वो पलकें गिर जाएंगी, फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता मफलूज होना शुरू हो जाएगा जिस्म, और ये हद इस कदर बढ़ जाएगी कि आपको सांस लेने में भी दुश्वारी होगी और कभी कभार ऐसे हो सकता है कि आपको रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है। अच्छा, अब जब भी सांप काट लेगा तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने मरीज़ को, पुराने ज़माने में ये होता था कि उस जहर को निकालने के लिए आप कोशिश करते थे कि मुँह से जितना जहर निकाला जा सकता है उसको जहर निकाले, जो कि फिल्मों और ड्रामों में अक्सर देखने में आता था। ये कोई रिलायबल तरीका नहीं है, उल्टा इससे नुकसान ज़्यादा होता है। दूसरा तरीका ये देखने में आता था कि आप बड़ी ज़ोर के साथ कोई रस्सी बांध देते थे जिसकी वजह से जहर आगे की तरफ मत जाए, लेकिन उसका भी नुकसान ये है कि जब आप उस रस्सी को खोलते हैं तो इतनी अचानक से वो जहर फैलता है कि जिसका नुकसान अगर आप रस्सी ना लगाते तो शायद कम होता। अब इसका जो रिलायबल तरीका है, जो कि रिसर्च के मुताबिक है, वो ये है कि आपने मरीज़ को सबसे पहले रीअश्योर करना होता है कि कुछ नहीं हो गया, जहर है, इसका इलाज मुमकिन है, अस्पताल में जाएंगे, इसकी एक एंटी वेनम होता है, वो जो दवाई हम देते हैं जो जहर के असर को ख़त्म कर देती है, वो दे सकते हैं हम इसे। और बाज़ औक़ात सांप इतने ऐसे होते हैं जो जहरीले नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो आपने मरीज़ को तसल्ली देनी होती है। दूसरा काम आपने करना होता है कि मरीज़ को कहना होता है कि हिले नहीं अपनी जगह से, अपनी जगह पर जैसे बैठा हुआ है वो, जैसे लेटा हुआ है वो, जैसे गिरा हुआ है उसी तरह रहे। उसको आपने मोबिलाइज़ नहीं करना, क्योंकि उसकी वजह से खून ज़्यादा हरकत में आएगा और उसकी वजह से जहर के फैलने का खदशा भी होता है। तीसरा काम आपने ये करना होता है कि आपने उसको फ़ौरन अस्पताल लेके जाना होता है। अस्पताल में हम खून के जमने का टेस्ट करते हैं, जो कि बड़ा एक आसान सा टेस्ट होता है। 20 मिनट के अंदर इसका रिज़ल्ट आ जाता है और उस टेस्ट से हम देख लेते हैं कि कौन सा जहर था, कौन से सांप ने काटा है और उसका इलाज किस तरह करना है। चौथी चीज़ हम इसमें ये करते हैं कि हम एंटी वेनम देते हैं, वो दवाइयाँ जो कि जहर को के असर को ख़त्म करती हैं। और पाँचवीं चीज़ हम इसमें ये करते हैं कि ऑक्सीजन की ज़रूरत हो सकती है और जितनी सपोर्टिव केयर होती है तो आप अस्पताल के अंदर मरीज़ को लाजमी लेकर जाएं। खुद से कभी भी इलाज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सांप का जहर जानलेवा भी हो सकता है। दूसरी बीमारी जो सैलाब के बाद या सैलाब के दौरान जिसके फैलने का खदशा है वो टाइफाइड फ़ीवर है। टाइफाइड फ़ीवर गंदे पानी या गंदे खाने के इस्तेमाल की वजह से होती है। ये आपके जिस्म में एक बैक्टीरिया मुंतकिल होता है, उसकी वजह से आपको टाइफाइड फ़ीवर होता है। टाइफाइड फ़ीवर में जब भी बुखार होगा आपको आहिस्ता 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 से बढ़ना शुरू हो जाएगा वो बुखार। फिर इसके अलावा आपके सर में दर्द होगा, आपके पेट में बहुत दर्द होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, लूज़ मोशन स्टार्ट हो सकते हैं। और कभी कभार इसकी अलामत में एक ये अलामत भी ज़ाहिर होती है कि आपके जिस्म पर सुर्ख धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब टाइफाइड का फ़ीवर जो है उसकी तशख़ीस कैसे होगी? पहले एक टेस्ट होता था जिसको हम विडाल टेस्ट कहते थे, लेकिन उसकी एक्यूरेसी इतनी नहीं है कि जब भी विडाल टेस्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए तो आप 100% श्योर होंगे कि हाँ जी टाइफाइड हुआ इसको या टाइफाइड नहीं हुआ। अब एक जो सबसे मोस्ट रिलायबल टेस्ट है नई रिसर्च के मुताबिक वो ब्लड कल्चर होता है। इसका इलाज कैसे मुमकिन होता है? आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, आपको सपोर्टिव केयर दी जाती है, पानी की कमी को पूरा किया जाता है, बुखार को कम करने के लिए बुखार की दवाइयाँ दी जाती हैं, और इसके अलावा कभी कभार आपको अस्पताल में भी एडमिट करना पड़ जाता है जब ये शिद्दत इख्तियार कर लेता है। तीसरी बीमारी जिसके फैलने का खदशा है वो है डेंगू बुखार। अब डेंगू बुखार में आपने अक्सर देखा होगा कि मरीज़ों को अलग करके रखते हैं। उसकी वजह ये नहीं होती कि खांसी या छींकने से वो दूसरे मरीज़ में मुंतकिल हो जाएगी या स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, अगर आपकी जिल्द उसकी जिल्द से लगेगी तो वो डेंगू बुखार दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डेंगू बुखार में मरीज़ों को अलग इसलिए रखते हैं क्योंकि वो एक ख़ास मच्छर के फैलने की वजह से होता है। वही मच्छर अगर किसी मरीज़ को काटेगा और उसके बाद किसी सेहतमंद शख्स को काटेगा तो उससे बुखार उस दूसरे शख्स में भी मुंतकिल हो जाएगा। इस वजह से कि हम नहीं चाहते, क्योंकि सैलाब में उस मच्छर की अफजाइश भी बहुत ज़्यादा हुई होती है और वो फिर नॉर्मल किसी शख्स को काटे और फिर उससे फैलने का सबब बनती है। अब डेंगू बुखार में होता है क्या है, सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, आपको आंखों के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपके जितने वगैरह जोड़ हैं उन सब में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, शदीद दर्द होता है, और आपके प्लेटलेट्स जो होते हैं
खून में वो कम होना शुरू हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन की तादाद नॉर्मल रहती है, लेकिन प्लेटलेट्स जो हैं उनका नंबर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है? इसकी तशख़ीस इस तरह करते हैं कि एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं हम, जिसमें हम प्लेटलेट्स के नंबर को मॉनिटर करते हैं कि कहीं वो किसी ख़ास टारगेट से नीचे तो नहीं जा रहे हैं। और फिर ये देखते हैं हम कि इंसान के किसी भी जगह से खून वगैरह तो नहीं निकल रहा है, खून की उल्टी आ रही है या यूरिन में खून आ रहा है साथ साथ, उसको हम देखते हैं कि कहीं ये गम्स वगैरह से हमारे दांतों के दरमियान कहीं से खून तो नहीं निकल रहा है, उसको हम एक तरह से देखते हैं। और डेंगू बुखार में हमने तशख़ीस के लिए जो टेस्ट करवाते हैं वो पहले 5 दिन के अंदर हम डेंगू एंटीजेंस करवाते हैं, और 5 दिन के बाद अगर हम टेस्ट करवाएं तो हम डेंगू एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करवाते हैं। और डेंगू बुखार के लिए इसका जो इलाज है वो कोई ख़ास इलाज नहीं है कि हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो कोई डेंगू के लिए, हम उसकी सपोर्टिव केयर करते हैं। सपोर्टिव केयर का मतलब ये होता है कि अपने पानी की कमी नहीं होने देनी है, हमने प्लेटलेट्स के नंबर को पूरा रखना है, हमने बुखार को दूर करने वाली दवाइयाँ देनी है, जिगर के टेस्ट करवाने होते हैं, गुर्दों के टेस्ट करवाने होते हैं। और उसके अलावा अगर ये अलामात बहुत शिद्दत इख्तियार कर देती है तो हम उसको हस्पताल में ख़ास निगहदाश्त वाले यूनिट में रखते हैं। चौथी बीमारी जिसका सैलाब के पानी खड़ा रहने की वजह से होने का खदशा है वो है मलेरिया की बीमारी। क्योंकि पानी सैलाब का खड़ा रहता है काफ़ी देर, उसकी वजह से मच्छरों की अफजाइश बहुत ज़्यादा होती है, और वो मच्छर जब काटते हैं तो उसकी वजह से मलेरिया का बुखार होने का खदशा होता है। मलेरिया का बुखार बाकी बुखारों से किस तरह मुख्तलिफ होता है कि ये बुखार आपको हमेशा कपकपी और पसीने के साथ होगा, मतलब आपके पसीने छूटेंगे, आपको शदीद कपकपी होगी, और उसके अलावा आपको ये बुखार भी बड़ी शिद्दत का होता है। इस बुखार के अलावा आपको जिगर और तिल्ली का जो साइज़ है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि खून टूटना शुरू हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, जिस्म में कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो ये आपको बताएंगे कि आपको मलेरिया का बुखार हो रहा है। जब भी मलेरिया का बुखार हो, इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है? एक ब्लड फिल्म का टेस्ट होता है जो हम करवाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये बुखार आया मलेरिया का है, और अगर मलेरिया का है तो इसकी कौन सी किस्म है। इसके इलाज के लिए जब भी आपने मलेरिया का बुखार हो, डॉक्टर की आपने दवाई इस्तेमाल करनी है। आम मलेरिया जो है वो आम जो मलेरिया की दवाइयाँ होती हैं उनसे ठीक हो जाता है, लेकिन ख़ास किस्म का मलेरिया होता है जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। इसके अलावा मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, मच्छर का स्प्रे जो होता है वो इस्तेमाल करें, मैट्स वगैरह मिलते हैं मच्छर के वो इस्तेमाल करें, घर में पानी वगैरह कहीं ना खड़े होने दें, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ धोएं, हमेशा वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद हाथ धोएं। पाँचवीं बीमारी जो सैलाब के पानी को इस्तेमाल करने की वजह से, या ऐसी सब्ज़ियाँ जिनमें सैलाब का पानी लग चुका होता है, या घर में कोई भी आपने ज़ख़ीरा किया हुआ है खाने पीने की चीज़ें, उसमें सैलाब के पानी से वो आलूदा हो गई हैं, उनको खाने की वजह से हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के फैलने का खदशा होता है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, जिसको हम आम ज़बान में यरकान कहते हैं, इसकी किस्म ए और ई है। ये दोनों आलूदा पानी या आलूदा खाने को इस्तेमाल करने की वजह से होती है। अच्छा, इसकी अलामात क्या होती हैं? इसके अलामात में आपको बुखार हो सकता है, आपको थकन महसूस हो सकती है, आपको मतली आना शुरू हो सकती है, आपको कै आना शुरू हो सकती है, आपके जिस्म के दाएं हिस्से में खुसूसन दर्द महसूस होता है, आपके जिस्म का रंग जो है वो पीला होना शुरू हो जाता है, आपकी आंखों के नीचे वाला जो रंग है वो पीला होना शुरू हो जाता है, भूख कम लगना शुरू हो जाती है, आप जब यूरिन करते हैं उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता है, जब आप स्टूल पास करते हैं उसका रंग बहुत हल्का हुआ होता है। ये सारी अलामात आपको बताती हैं कि आपको यरकान हुआ है, और इस सैलाब के पानी से खुसूसन ए और ई के फैलने का खदशा होता है। अच्छा, इसकी जब तशख़ीस करते हैं हम, उसमें हम एक टेस्ट करवाते हैं जिसको एंटीबॉडीज़, इसी तरह ए के लिए भी और ई के लिए भी IgM की एक टेस्ट होता है वो हम करवाते हैं, CBC करवाते हैं हम, इसमें यही जिगर के जो बाकी टेस्ट होते हैं हम वो करवाते हैं। और इसके इलाज के लिए आपने सबसे पहले जो साफ़ पानी है और साफ़ खाने वो इस्तेमाल करने होते हैं, चिकनाई वाले खानों से परहेज़ करना होता है, पानी को उबाल के आपने कम से कम पीना है, सैलाब वाला पानी जो भी आलूदा हुआ है वो खाने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करने, पानी को फ़िल्टर करें या पानी को उबालें। जितने भी केसेस होते हैं जरखान के वो ज़्यादातर खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, लेकिन ख़ुसूसन हामला ख़वातीन जो होती हैं उनमें जरखान जो हेपेटाइटिस ई है वो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है कि जिस भी हामला ख़ातून को अगर हेपेटाइटिस ई होता है उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है उसको लाजमी अस्पताल में दाखिल करवाएं। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस ए है उसकी वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है, लेकिन हेपेटाइटिस ई की कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। जितनी बीमारियों से बच सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं उतना ज़रूर अपना ख्याल रखें। सैलाब एक कुदरती आफत है, हम सबको दुआ भी करनी चाहिए कि हमें अल्लाह इन तमाम कुदरती आफत से बचाए। और मेरा काम था कि मैं आपको जितनी मालूमात दे सकता हूँ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी मैं आपको दूँ। इस चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें दुआ में याद रखें, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।